जब इसमें बच्चों की सबसे पहली तो बात ये है कि बुक चेंज हम जो मैसेज पे चल रहे थे कि जी रट्टा मारा और बच्चे जाके पेपर दिया, जो लोग बायोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं और आगे अपना फ्यूचर देखते हैं वो बायोलॉजी में और हेल्थ साइंसेज में। और ये चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई सवाल ऐसा अटेम्प्ट किया है कि जिसमें डायग्राम बन सके या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसमें से welcome with Candid Convos, Dr. Fahad, and we're here to discuss the series of education जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर्स रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जाम्स में बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के पेपर्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमजा खान साहब, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट किया शो पे। मैं दरअसल ऑलमोस्ट अराउंड 11-10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और उसमें मुख्तलिफ इंटरमीडिएट भी, बच्चों के एप्लीकेशंस भी और बॉटनी जूलॉजी दोनों का कोर्स, क्योंकि हालांकि मेरी खुद मास्टर्स है बॉटनी के अंदर, बॉटनी के अंदर किया है, पीएचडी बॉटनी के अंदर चला गया है, लेकिन पढ़ा मैं जूलॉजी की जाता हूँ। So he is an all-rounder around the science subjects of biology, zoology, botany, proportions. You know, हम सब इस फेज से गुजर के यहाँ तक आए। कितना डिफिकल्ट होता है आपका इन पोर्शंस में से सेलेक्ट करना कि कौन से जो है वो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग में कहाँ जाना है, शॉर्ट में कहाँ जाना है। आज ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली हैं और ऑन द राइट मोमेंट वेयर एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट हम साहब आपको जो है वो इस बारे में पूरी डिटेल्स देंगे। हम साहब काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, इसमें बच्चों की सबसे पहली तो बात ये है कि बुक चेंज हुई। अच्छा, बुक चेंज हुई तो बुक अच्छे स्टैंडर्ड की आई। अच्छा, इसमें बहुत आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे देखने को। कुछ नए बच्चों के लिए हमारे पास जाहिर सी बात है कि पुराना पैटर्न चलता आ रहा है तो उन्हें चीजें नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे अगर कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर चलेंगे तो कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ पेपर पैटर्न के अंदर ये तरीका कार भी आया जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कुछ टाइम पहले से, कि उन्होंने जूलॉजी के सेक्शन में रीजनिंग क्वेश्चंस भी रखे। ओके, जस्ट वो जो एक मेमोराइजेशन और रट के बच्चे काम कर लेते हैं उससे थोड़ा सा हटके अब हमारे पास एक नया जो है ना वो कॉन्सेप्ट लर्निंग आ गया है, रादर देन जस्ट हम जो बेसिस पे चल रहे थे कि जी रट्टा मारा और बच्चे ने जाके पेपर दे दिए, तो अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया है कि बच्चों को सिखाना भी है सिर्फ रट्टे के अलावा। अब ये हमारे एंड में तो बहुत अच्छा हो गया कि बच्चे को हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, बच्चे के दिमाग में वो चीज होती है कि मैं याद करके भी जाऊंगा। ठीक है, मैं बच्चों को कहता हूँ देखो रीजनिंग क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आपने जो चीज क्लास में समझी भी है वही पेपर में आता। ठीक है, लेकिन ये होता है कि आमतौर पर ना जैसे हम पढ़ा के एक अंदाजा हो जाता है कि बच्चों के पास कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते। ठीक है, रीजनिंग भी। ठीक है, रीजनिंग ये अच्छा है कि बॉटनी में अभी तक रीजनिंग नहीं आया, हो सकता है वो भी आ जाए और वो बड़ा मुश्किल होगा बच्चों। बहरहाल तो तरीकेकार कुछ इस तरह से है कि जो टॉपिक्स अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो एक्सट्रैक्ट किया पूरे बुक से, इस साल जो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट हो गए, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर हम बॉटनी फर्स्ट ईयर को लेकर चले तो बच्चों को जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है बायोएनर्जेटिक्स होता है। इसलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी, प्लांट बॉडी में भी फूड की ब्रेकडाउन कैसे हो रही है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस एक एक्सपेक्टेड है मेरे एंड से कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो शायद आए इस बार में। ओके, फिर इसी तरह से एक लाइन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है कि शुगर कैसे बनती है प्लांट्स के अंदर, उसका पूरा प्रोसेस है वो कैसे आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पोर्शन के अंदर आगे करना है। फिर इसी के अलावा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्लांट की पूरी बायोलॉजी का, जिसको हम ये कहते हैं कि पानी नीचे से पॉलीमर कैसे आता है, तो वो एक एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकता है। उसके दोनों एस्पेक्ट यानी नीचे से पानी ऊपर की जाए, इसको असेंट ऑफ सेप्ट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, और जो फूड प्रिपेयर हो चुका उसमें ठीक वो बाकी पोर्शन में कैसे डिसेंड करता है, जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो भी एक्सपेक्टेड है कि दोनों पोर्शन सेंटर से भी और ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लूइड एक दोनों कैसे होंगे, दोनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर एक्सपेक्टेड है। So you're expecting long questions from both of these topics? Both of these topics. Okay, फिर एक और चीज ये है कि जिसका मुझे थोड़ा सा कम लगता है चांस, बट एक चांस है क्योंकि उसको अगर आप कवर कर लेंगे तो उससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, जिसमें आता है HIV का टॉपिक, डेफिशिएंसी वायरस जो एड्स है, उसका पूरी लाइफ साइकिल हमारे पास बकायदा बनी हुई है कि पहले देखी नई बुक्स में आई है कि किस तरह से HIV का वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, कैसे वो जो हमारी बॉडी के WBCs है उनको इन्फेक्ट होता है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आता
तो इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने के इम्कान है। स्टूडेंट ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इस टॉपिक को आपने लाजमी कवर करना ही करना है। एचआई वाले टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ एचआई का जरूर आएगा, इन शॉर्ट और इन एनी अदर मैनर। अच्छा, फिर हम चलते हैं, अगर हम लाइक सपोज आ जाते हैं साइटोलॉजी के बनी सेल बायोलॉजी की अगर बात करते हैं जी, कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट प्रोबब्ली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसका बड़ा सवाल होता है, ओके, इतनी ज्यादा होता है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका क्वेश्चन बन सकता है। इसके ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है जो कई सालों से आता भी रहा है और बच्चों को पढ़ाते हैं, पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, उसके क्वेश्चन आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेक्टेड है, इसी तरीके से आपके पास एक्सपेक्टेड है, आपके प्लास्मिड एक्सपेक्टेड है, जो प्लांट के जो शुगर सिंथेसाइजिंग पार्ट्स वो वाले, और इसी तरीके से साइटोस्केलेटन जो सेल को एक शेप देते हैं, बिल्कुल साइटोस्केलेटन एक्सपेक्टेड है कि वो भी इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पे आ सकता है। ओके, और इन्हीं में से आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन रहे होते हैं। तो आपने सो जहां तक मैं आपकी बात अभी समझ पाया कि सारा इस वक्त जो आपने एम्फेसाइज किया वो सब एनर्जी सिस्टम पे किया, जी ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम दे आर लिंक्ड टुगेदर। एग्जैक्टली। तो ज्यादातर जो आपने अभी हमें इंफॉर्मेशन दी वो ये थी कि जी इस पूरे कोर्स में एनर्जी सिस्टम से ज्यादा जो है वो एम्फेसिस की जरूरत है। ये सारी चीजें आपस में लेंगे। यदि स्टार्ट फ्रॉम सेल बायोलॉजी और Exactly. आपको जो ऑर्गन सिस्टम जहाँ पे Exactly. ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इन सब का आपस में लेंगे। बिल्कुल, और बताने का मकसद भी यही है कि जो मेरे हिसाब से सारी चीजें लगती हैं मुझे कि ये आने का इम्कान है बॉटनी फर्स्ट ईयर के अंदर, इनको अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो जी, आपको याद करने और बिल्कुल। टाइम लगता है, बिल्कुल। कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा एक चीज और एक्सपेक्टेड ये भी है कि अगर हम प्लांट के सेक्शन थोड़ा सा हट के बाहर करते हैं बात, तो Okay. इसमें हमारे पास बैक्टीरिया का क्वेश्चन आ जाता है। टॉक अबाउट बैक्टीरिया, जर्नल बैक्टीरिया की जो लाइक उसके जो पार्ट्स है, जिसके जी। स्ट्रक्चरल पार्ट्स और कंपोनेंट्स है, वो उसकी डायग्राम भी आपको पता है बायोलॉजी के अंदर डायग्राम एब्सोल्युटली, डायग्राम वाला क्वेश्चन तो हम हमेशा से जो है बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस, डायग्राम्स में तो बड़ा हमेशा डिफिकल्टीज रहती है। लेकिन मैं बच्चों को एक चीज बता रहा हूँ, खासतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे बॉटनी का अटेम्प्ट करो, zoology का अटेम्प्ट करो, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बायोलॉजी, आपकी कम से कम डायग्राम अच्छी होनी चाहिए। उसमें होता ही है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि भाई आपने कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है, जी, और आपने अटेम्प्ट करना है कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्राम अच्छी जगह होनी चाहिए, अगर बायोलॉजी में गए तो यू शुड गो फॉर डायग्रामेटिक क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, बीइंग मार्क्स कटने के चांस कम। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हेल्थ साइंस, बीइंग ए डॉक्टर, बहुत अच्छी तरह से मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि जी जो लोग बायोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं और आगे अपना फ्यूचर देखते हैं वो बायोलॉजी में और हेल्थ साइंसेज में must go for the best possible diagrammatic representations in the whole study group. Exactly. और ये चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई सवाल ऐसा अटेम्प्ट किया है कि जिसमें डायग्राम बन सकती है, आपके पास टाइम है पेपर, तो यू शुड गो फॉर डायग्राम। भले से छोटी छोटी बना ले, उसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, इस पोर्शन को बाकी इतना काम कर ले। डायग्राम से होता है कि जब आप पेपर देख रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है उससे, बिल्कुल। बच्चे को पता है वो चीज। बिल्कुल, तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर बॉटनी। अगर हम zoology की तरफ जाते ठीक है। हैं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर zoology के अंदर जाहिर सी बात है इन्होंने इस तरह से बुक को डिजाइन किया कि ज्यादातर फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स कुछ सेकेंड ईयर में रखे और कुछ फर्स्ट ईयर में रखे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, तो उसमें एक एक्सपेक्टेड है कि जो ह्यूमन इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन की प्रोसेस है ब्रीदिंग, वो एक्सपेक्टेड है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आने का। ठीक है। इसी तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैं Okay. इसलिए बच्चों को कहता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कर इस वजह से ले कि वंश ऑफ डन विद दैट चैप्टर वैसे छोटा है, इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आता है ना, जैसे आमतौर पर रीजनिंग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। ट्रेकिया हमारी जो उसमें सी रिंग शेप के वो बिल्कुल। कार्टिलेजेस, तो इस तरह के क्वेश्चन जब when you're done with the large क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसी में से अगर आप अच्छे से समझ के कर ठीक लेंगे है। तो बहुत सारे रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन वहां जाके अकोमोडेट कर सकते हैं। So it's a very important topic to go through. अगर आप इंस्पिरेशन अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा कवर कर लेते हैं तो आप उसमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन Exactly. दोनों को टारगेट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर इसके बाद वी मूव ऑन टू दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, उसमें से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ह्यूमन हार्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक और है। ह्यूमन हार्ट को मैं एक्सपेक्टेशन में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड इन नॉन रीजनिंग एज वेल एज रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि नॉन रीजनिंग के अंदर डिफरेंस आता है आमतौर पे, नहीं आपके पास आ सकता है सेल्यूलर वेल्स का जो हमारे वेल्स होती है ब्लड के बाद, जी, बिल्कुल। आइडिया होगा। इसके अलावा जो दो हार्ट बीट्स है लब एंड लब, वो कब प्रोड्यूस होती है उसका डिफरेंस आता है। हार्ट साउंड एंड बबल्स। Yes, exactly.
तो उसमें फिर ये है कि बच्चा अगर उसने ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी समझी भी होगी, उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है। ओके यू गो फॉर मेक अ पिक्चर एंड उसके साथ ही साथ जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे आमतौर पे करते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अलग करते हैं बिल्कुल और लॉन्ग की तैयारी अलग करते हैं। बिल्कुल If you're done with the long question, आपने उसके टॉपिक अच्छे समझा हुआ है कॉन्सेप्चुअल है कॉन्सेप्चुअल है। जी हाँ। तो जोलॉजी में इशू यही है कि उसमें नॉन रीजनिंग एंड रीजनिंग दोनों सेक्शन आते हैं शॉर्ट। एग्जैक्टली तो नॉन रीजनिंग में तो चलो आपने जो याद किया वो लिख देंगे, तो रीजनिंग में क्या करेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू। हमारे वक्त में जो है वो इतनी डिटेल्ड ह्यूमन स्टडी जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट टाइम पे नहीं होती थी। अभी भी जो रिविजन हुए हैं उसके बाद से ये सारी चीजें इन्होंने ऐड की हैं, क्योंकि हार्ट साउंड और मर्मर्स इस लेवल पे जो है ना वो बता देना कि किस वेल्व से और कौन सी कॉन्ट्रैक्शन के वक्त पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इट्स गुड टू एड इट इन द इंटरमीडिएट लेवल आल्सो। अच्छा, इसके बाद फिर एक इसी तरह से आपके हार्ट साउंड के इशू है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ नॉन रीजनिंग शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, अगर इसमें से कोई छोटा सा एक्सेप्शन Okay. आता है। Okay. तो ये कुछ बातें इस तरह की हो गई। एक चीज जो बहुत एक्सपेक्टेड की जा रही है और लोग क्योंकि इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल होती है बच्चों के लिए। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसमें हम बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में कुछ डिस्कशंस पढ़ते हैं, वो एक सवाल एक्सपेक्टेड है लॉन्ग क्वेश्चन में आने का, क्योंकि ठीक। मुश्किल होता है। ठीक। ये हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल ये सवाल नहीं भी आता तो मैंने इसको क्यों रखा है अपने लाइक गैस पेपर क्यों यहाँ बात कर रहे हैं As per your experience. एग्जैक्टली वो इस वजह से रखा है क्योंकि एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये हमारे पास होता है, जिंदगी का उसूल है, जो चीज आपको नहीं आती वो आती जरूर है। ये तो है, हम हमेशा ये कहते हैं यार ये जो क्वेश्चन आया था ना यही क्वेश्चन नहीं किया था, यही क्वेश्चन बस वही आ गया पेपर में। और इसको बच्चे करते हैं इस वजह से नहीं कि मुश्किल है, बिल्कुल पढ़ा है, तो इस वजह से इसको कर लें तो बहुत बेहतर होगा सारे बच्चों के लिए। क्योंकि इसको करके चले जाएंगे तो शायद पछतावा लग, और नहीं किया तो पछतावा नहीं होगा, लेकिन नहीं करके जाएंगे और आगे आप तो यस मुश्किल है। तो ये कुछ सीक्वेंसेस हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। इसके अलावा ये है कि अगर हम लेट्स सपोज गेटिंग आउट ऑफ द फिजियोलॉजिकल पार्ट, अगर हम चले जाते हैं बायोकेमिकल पार्ट्स के, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड अकॉर्डिंग टू मी प्रोटीन्स एक्सपेक्टेड है कि ये दो आ सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ स्पेसिफिक बताएंगे कि क्या कौन से क्वेश्चन में ज्यादा इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दोनों एक्सपेक्टेड है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कोई एक दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूं जोलॉजी के पोर्शन में, तो वाटर के सेक्शन में से कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आस्किंग यू कि एम्फोटेरिक नेचर क्यों होती है पानी की, हाउ डू यू डिफाइन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, फिर वो पॉजिटिव बना सकता है, वो नेगेटिव बना सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन you would be like emphasizing on water, ठीक है, part है, और long question answers के लिए carbohydrate and protein have expected. Okay, great. So this is the basic structure उन्होंने आपको बता दिया कि जी किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपसे कवर करने हैं और किस तरह से आपने इसको लेकर चलना है। Exactly. कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहेंगे? देखें, एक चीज तो ये होती है कि एमसीक्यूज के लिए बच्चे परेशान होते हैं। एमसीक्यूज जो है ना, अगर हम नई बुक में देखें तो वो थोड़े से मतलब उन्होंने अच्छा कॉन्सेप्शन करा, यानी एक्सपेक्टेड यही है इस बार जो एमसीक्यूज आएंगे वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं पुराने वक्तों के हिसाब से। ओके, पहले तो एमसीक्यू का जिक्र ही नहीं होता, बिल्कुल हो ही जाएगा। इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि एमसीक्यूज थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं। मुश्किल से मुराद ये कि अगर मैं उसकी डिफिकल्टी लेवल बनाऊं तो पहले अगर इजी आ जाता तो मीडियम आ जाए, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसकी प्रिपरेशन बच्चा कैसे करेगा, उसकी प्रिपरेशन के लिए बुक रीडिंग जरूरी है। ओके, बुक के पीछे सेल्फ असेसमेंट के जो एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस हैं उसके एमसीक्यू जरूरी है सॉल्व करना, क्योंकि मैं जब भी क्लास में कराता हूँ तो मैं बच्चों को क्लास में वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर उसकी अपनी जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है और एमसीक्यू है वो जरूर। ग्रेट। कोई बुक्स आप रेफर करना चाहेंगे? अपनी बुक इनफ है। ओके, अपनी बुक इनफ। So the textbook required for the course is enough. उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक या किसी और किताब के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जाना चाहे तो बहुत दुनिया खुली हुई है। ठीक है, यानी अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए जाए, मेरे साथ तो ऐसे हुआ कि बच्चे गाइडिंग पढ़ के आए हुए। ओह ग्रेट। अब गाइडेंस तो हम मेडिकल लेवल पे पढ़ते हैं, हमारी फिजियोलॉजी की बुक हुआ करती थी। उनके पेरेंट्स होंगे कोई डॉक्टर या मेडिकल की फील्ड में, तो बच्चों को वहां से एक्सेस हो गया। मैं बच्चों को ये इस लेवल पे इसलिए रेफर नहीं करता कि अगर एक बच्चा ये चीज पढ़ता है ना तो उससे इंतजार रहता है क्लास के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि वो जब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता बोलते हैं ना हमेशा हमें कि हम अपना पेपर सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कॉपी कितनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। उसने 4 ले लिए यार, मैं तो हमेशा 2 ही बार रहा था। समथिंग वो एक
एक जो है वो अनसेड कंपटीशन शुरू हो बिल्कुल जाता ऐसे है। ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसमें जब ये कंपटीशन स्टार्ट होता है तो फिर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई में जो लैग कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत इश्यू होता है। वो समझते हैं कि शायद हम बहुत पीछे रह गए, एग्जैक्टली, खाली पीछे रह बिल्कुल गए। बिल्कुल। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता, अगर कोई पढ़ रहा है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, वेल एंड गुड, अपने तक रखो उसको, क्लास में बात करके कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सारे बच्चे सारे अपने दोस्तों का, अपने पूरे ग्रुप का, सबका ख्याल करके चलें, उनके साथ एडजस्ट करें, उन्हें कोई ऐसा क्लू ना दें जो उनको आउट ऑफ द ट्रैक, जो है वो डाइवर्ट कर सके। Exactly ऐसे। बाकी ये कि आप अच्छे क्लास में चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एमसीक्यूज निकालना भी। ठीक, जोलॉजी है, खासतौर पर रीजनिंग क्वेश्चन को निकालना, लोग बना के दे तो देते हैं, मैं भी बहुत सारी चीजें बता देता हूँ कि रीजनिंग क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है। थिंग इज कि हाउ वुड यू डिफाइन कि ये वाला सवाल ही रीजनिंग क्वेश्चन में आए, एग्जैक्टली, जबकि पूरी बुक जो है वो उसमें रीजन है, उसमें कॉन्सेप्ट। हर टॉपिक अपने रीजनिंग आता है। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो मेरा हमेशा उसूल ये रहा है कि ऑलवेज गो फॉर अ बिगर पिक्चर। आप बड़ा क्वेश्चन याद करो, उसी में से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप कभी पास्ट पेपर्स भी देखेंगे तो उसी में से आपकी रीजनिंग, नॉन रीजनिंग, जनरली सॉरी क्वेश्चन तैयार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर कि बॉटनी और जोलॉजी में इस ट्रेंड को लेकर चल रहा है। अब सेकंड ईयर को हम कैसे टारगेट कर रहे हो? सेकेंड ईयर ज्यादा खतरनाक है, अच्छा, बॉटनी जोलॉजी दोनों के ये साथ। पहले ही डरा दिया है आपको कि सेकंड ईयर वाला बहुत खतरनाक होने वाला है। अब आप तैयारी के लिए शुरू कर दें कि टारगेटेड तैयारी कैसे करें। अब इसमें यह है कि आमतौर पर बच्चा जिस चीज में आके सबसे ज्यादा फंसता है वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमने कैसे करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में होता है कि उसका अगर थोड़ी सी दिमाग में चीज बैठी नहीं है ना उसके, तो वो क्लिक कर लेता है उसको। ठीक है। 2 मार्क्स के अंदर बात करनी होती है तो वो 2 मार्क्स के लिए कुछ कुछ बच्चे 15 लाइनें भी लिख देते हैं। बिल्कुल। और उनको बेसिक कौन समझा होता है वो अपनी ओन वर्ड्स में कर तो आप क्या समझते हैं कि एक अगर शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना है, कि किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, कितना लिखना चाहिए उसमें? 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 पैराग्राफ? देखिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ये रहा है, इवन जब हम पढ़ रहे थे तब तो इट्स बीन टू लॉन्ग सिंस वी बीन पढ़ रहे थे, बूढ़े लोग हैं, पुरानी बातें हैं, नए लोगों के डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। हम समझते थे कि जितना ज्यादा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा उतने ज्यादा शायद हमें उसमें जो है ना वो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, और जितनी भारी कॉपी होती है ना तो वो उतने ज्यादा शायद हमें मार्क्स मिल जाते हैं। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं होती ना, जी, किसी के भी लिए, हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए, किसी के लिए, कि उसको कितनी लिमिट में होना चाहिए और उसकी वर्थ क्या होगी अगर उसकी लिमिट इतनी है। हाँ, तो ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा उसको अपने हिसाब से असेस कर रहा होता बिल्कुल ठीक है। है। और ये कई बार रिसर्च एक्सपेरिमेंट हो भी चुके हैं हमारे अभी। ठीक है, एक कॉपी को अगर हम बहुत सारे अलग अलग टीचर चेक करते हैं, हर बंदा उसको अलग एंगल से देखता है, ओके, क्योंकि उसकी नजर में अलग अलग चीजें होती ठीक हैं। है। तो इसके बारे में सर्टेनिटी से कहना कि आप इतना लिखोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, ये थोड़ा सा बच्चे के साथ नाइंसाफी है। अच्छा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने 2 नंबर में आपको काम करना है, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स। जी, 8 to 10 लाइन्स वो एवरेज है कि जो हर लेवल के बंदे को सेटिस्फाई कर दी। ओके, मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि अगर 2 लाइनों में आपने दो मार्क्स के लिए अगर आपने एक लाइन में करेक्ट बात लिखी है, I'm गिव यू 2 मार्क्स। ओके, दैट्स अभी लोग शुरू कहते हैं कि नहीं थोड़ा होना चाहिए ना, तो 8 to 10 लाइन्स फॉर 2 मार्क्स ठीक इज है। समथिंग कि जो कि हर क्राइटेरिया को, हर मेंटालिटी के बंदे को सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, ग्रेट, तो उसके अंदर लेकिन ये नहीं करना आपने कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करके लिखना। डेफिनेट, इफ यू आर लाइक गोइंग फॉर इट, आपसे फॉर एग्जांपल कोई रीजन पूछा गया, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, इस तरह की चीज, तो यू शुड बी डिफाइनिंग व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज, ओके, व्हाई डू यू कॉल इट पावर ऑफ द सेल, ओके, व्हाट इट इज जनरेटिंग, जिसकी वजह से उसको पावर। ठीक है। जनरल थोड़ी सी बात करके कि वो आपके पास हेडिंग समेत 8 से 10 लाइन में आ जाए। बिल्कुल, लड़कों को थोड़ा सा लिखने में मसला होता है क्योंकि आंखें बहुत अजीब होती है, उनके पास एक ही काम से पेपर सॉल्व करते हैं। तो ये भी बड़ा एक जो है ना क्वेश्चन आता है हमारे सामने ना हमेशा, मेल साइडेड जो हमारे जो स्टूडेंट है ना, जो हमारे लड़के लेकर एक पेन जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत हो गया ना तो एक काला एक नीला पेन मौजूद होता है उनके पास, वो भी इसलिए होता है जेब में कि अगर ये खत्म हो गया तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। लड़कियां का जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जो उनकी पेंसिल मेकअप पेन बॉक्स होता है, वो पूरा रंगीन होता है। मेकअप की नहीं नहीं ये कहा जा सकता है, मगर बड़ा रंगीन होता है। उसको पिंक मार्कर, तो ग्रीन मार्कर, तो ब्लू मार्कर, तो रेड मार्कर, एंड दे बड़ी खूबसूरत। मैं एग्जामिनर रहा हूँ, कॉपीज पढ़ते हैं तो लड़कों की कॉपी ना ऐसे सामने आती है और ऐसे आगे बढ़ जाती है।
लड़कियों का है ना वो यार 2 मिनट तो बंदा देखता है, कहते हैं, यार कलर बड़े अच्छे हैं। लिखा हुआ तो बाद में बताते हैं, लेकिन कलर बड़े अच्छे होते हैं। किस तरह फर्क पड़ता है इससे? आई डोंट वांट टू साउंड मिसोजिनिस्ट, लेकिन ये फैक्ट है कि फीमेल्स तो अगर आप पोजीशन भी देखें ना, लड़कियों की पोजीशन ज्यादा है। हालांकि आप देखें, कंपैरिजन करके देखें, तो लड़के ऐसे नहीं कि पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, राइट, लेकिन जो उनकी प्रेजेंटेशन है, इसमें डायग्राम वाली बात तो बोल रही है कि आपके पेपर में अगर सवाल के साथ डायग्राम होगी ना, तो मैं 1 मिनट के रुकूंगा यार, ये इसको पता है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन डायग्राम है। एग्जैक्टली। अब अगर मुझे पता है कि एक लड़के ने 3 घंटे का पेपर किया है, लेकिन उसने एक ही पेन से किया, हाँ, जल्दी कर रहा था, Exactly. उसका टाइम का इशू था, और दूसरी तरफ एक 3 घंटे के पेपर एक लड़की ने सॉल्व किया, लेकिन उसने उसमें पूरी जो है वो कैलीग्राफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से और पेपर में पूरा हल हुआ। इसका हाँ। मतलब है कि उसको याद भी था, एग्जैक्ट, वो डिसिप्लिन थी, कॉन्सेप्ट भी था। उसको उसको एक चीज हर एक डोमेन में वो परफेक्ट थी। एग्जैक्टली। तो मैं ऑटोमेटिकली उसका नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जी, लड़के इस पे अच्छी तरह से जो है ना वो अपना प्लान कर लें। इस दफा सारे कलर के मार्कर लेके भी जाने, हेडिंग भी अच्छी अच्छी डालनी है, तस्वीरें जरूर लगानी है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल पेपर नजर आए। सर वो आप कंटेंट्स बता रहे थे। अच्छा, अब जोलॉजी सेकेंड ईयर के अंदर, बॉटनी सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो थोड़ा सा मामला इस तरह से हो गया कि जोलॉजी के अंदर तो फिजियोलॉजी का यानी हमारे पास कैलकुलर सिस्टम है, सेकेंड ईयर के थोड़ा सा रीनल सिस्टम है, इस तरह की चीजें वो बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में प्लान ये होता है कि दिस इज सेकेंड ईयर और अगले साल हम लोग जॉब करना, मेडिकल के लिए opt करना, तो ये तो हमारे मतलब की चीज है। ये तो मतलब लेकिन शिफ्ट टू बॉटनी वाला सेक्शन जब आता है, तो उसके अंदर कुछ मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल चैप्टर से मुराद ये उसमें बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसमें ऐसी चीजें हैं कि जिसमें पीसीआर टेक्नोलॉजी का जिक्र है, वो पूरा सवाल लिखना है आपने। ठीक है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर आपने बनाने, 2 डीएनए को फ्यूज करके हमने बनाने को डीएनए, उसकी पूरा प्रोसीजर, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्हीं में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है शॉर्ट में आने के। फॉर एग्जांपल, कैन आई आस्क यू अबाउट व्हाट डज डीएनए लाइगेज डू, ओके, हाउ डज डीएनए लाइगेज वर्क, उसकी फंक्शनिंग पूछ ली जाएगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वेक्टर कौन सा यूज होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वही वाली चीज, बड़ा सवाल करेंगे समझ के, तो छोटे क्वेश्चन आराम से सॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इकोसिस्टम का एक चैप्टर उन्होंने मर्ज कर दिया। Okay. सक्सेशन का चांस है आने का। सक्सेशन इज बेसिकली कि अगर कोई जगह है जो कि बैरन थी, उसके बाद कैसे प्लांट्स आए, उन्होंने उस जगह को कब्जा किया, कौन से शुरू में आते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। ओके, उसके ऊपर उसका सवाल एक्सपेक्टेड है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आने के क्वेश्चन से ओके, ग्रेट। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फर्दर अगर मैं आगे क्वेश्चंस को लेकर चलूं, तो इकोसिस्टम ही के चैप्टर्स में से या बायोलॉजी चैप्टर में से एक सवाल आपके पास आने का इम्कान है, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। इन्हीं के क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आने के भी, ठीक है, उसको कैरी ओवर होता है। अगर मैं बात करूं जोलॉजी की, जोलॉजी के अंदर एक्सपेक्टेड जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट में भी अंदर लॉन्ग के लिए। फिर अगर मैं बात करूं आगे, नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इम्पल्स इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन का, वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह लेकिन फिजियोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी या जोलॉजी का जो पोर्शन है, बच्चे आराम से निकाल ले, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। बॉटनी के पोर्शन को मैंने ज्यादा एम्फेसिस इसलिए किया सेकेंड ईयर का, कि ये थोड़ा मुश्किल है और बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, तो इसको जरा देख के बच्चे अच्छे से। थैंक यू अब्दुल साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। आपने बहुत इंसाइटफुल थॉट्स दे दी। इंटरमीडिएट के बच्चों को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक कोर स्ट्रक्चर्ड टॉक थी। अब्दुल साहब के साथ आगे भी जो है वो कांटेक्ट में रहेंगे, और इसी तरह की नई और इवॉल्व्ड एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होते रहेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।